मेरे बारे में कोई ये राय कायम न करना, मेरा वक्त बदलेगा, आपकी राय बदल जाएगी। ये जो मुझे देखते ही जो नज़रें चुरा लेते हैं आज, ये जो मुझे देखते ही नज़रें चुरा लेते हैं आज, कल सबसे पहले उन्हें मेरी याद आएगी। अभी कुछ दिनों पहले ही सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट आए हैं और बहुत सारे बच्चों ने एक से एक कीर्तिमान हासिल किया है। इसी क्रम में 12वीं में माउंट लिटेरा जी स्कूल की सीबीएसई बोर्ड की छात्रा राशि तिवारी ने 96.8% अंक पाकर जिले में पहला स्थान बनाया है। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे इनके सफलता का मंत्र क्या है। यह साक्षात्कार भविष्य के छात्रों का मार्गदर्शन भी करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मूल बिंदु और मैं हूं अनुपम आनंद। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इस चैनल पर हर बुधवार को शाम को 7 बजे किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति से विशेष विषय पर चर्चा होती है। तो इसी क्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। तो राशि जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, अपने मम्मी पापा का नाम बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं और यहाँ कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, ये बताइए। तो सबसे पहले मेरा नाम राशि तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम रविकांत तिवारी, मेरी माताजी का नाम जूही तिवारी और मेरा गांव छपरा बन्नी और यहाँ पे अष्टभुजी कॉलोनी में हम रहते हैं। और अच्छा, फ्लैट लेकर क्या कहती हैं? हाँ जी। और आपके पिताजी और माताजी क्या करते हैं? मेरी माताजी एक हाउसवाइफ है, पिताजी एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। वेरी गुड। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जिले में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद? सर सच तो ये है कि हमें खुद भी नहीं पता था। इनफैक्ट जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन हमें नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। हमारा स्कूल से फ़ोन आया हमें कि जल्दी आ जाओ, रिजल्ट आया है। उस समय भी हमको ये नहीं पता था कि हम फर्स्ट आए हैं या ऐसा कुछ, हमको पता भी नहीं था कि रिजल्ट आया। तो हम बस भागे भागे चले गए वैसे ही। और वहाँ पे जाके जब हमको मिठाई खिलाई जा रही थी तब हमें पता चला कि वो हम फर्स्ट आए हैं। मतलब हमको ये था कि हाँ, मतलब अच्छा नंबर आया है तो टॉप 5 टॉप 10 को बुलाया जाता है स्कूल में, तो हम उसमें से कोई एक होंगे। हमें ये नहीं पता था कि हम फर्स्ट ही आ गए हैं। तो उस समय तो एकदम विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब लोग बधाई देने लगे और घर आने लगे तब लगा कि हाँ, कुछ अचीव हुआ है। ऐसे ही अचीवर को पहले पता नहीं होता कि उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और आप इस समय रोल मॉडल हैं आगे आने वाले बच्चों के और इस समय के भी बच्चों के। चलिए, आशा करता हूं कि आप अपनी ये पोजीशन बरकरार रखेंगी और माँ बाप को और परिवार को इसी तरीके से असीम सुख की अनुभूति कराएंगे। अगला प्रश्न आपसे ये है कि आपने कितनी मेहनत की और क्या टाइम टेबल बनाया था अपनी तैयारी और पढ़ाई का? सर मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था। मतलब हम इस तरह के इंसान हैं कि अगर हमारा मन है तो हम वो करते हैं, नहीं मन है तो नहीं करते हैं। तो मतलब जैसे अगर एक दिन में मन किया तो सिर्फ 1 घंटा पढ़े, उसके बाद छोड़ दिया। ब्रेक लिया, फिर मन किया तो फिर पढ़े, अगर नहीं मन किया तो छोड़ देते हैं। तो बचपन से इसी तरह से हम पढ़ते आए हैं और बोर्ड में भी कुछ अलग नहीं किया हमने, वही अलग नहीं किया। इसका मतलब इसका सेंस तो ये समझ में आता है कि जब आप एकदम रिलैक्स होती हैं और मूड होता है पढ़ने का तभी पढ़ती हैं ताकि उसको ऑब्जर्व कर सकें। चलिए, ये भी अच्छी चीज़ है कि जब आप एकदम वेलनेस फील कर रहे हो कि नहीं हम ठीक ठाक हैं, हम पढ़ लेंगे, तो उस समय ही पढ़ाई करते हैं। प्रेशर में आके हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हमेशा गड़बड़ होता है हमसे। तो इसलिए हम जब भी बैठते हैं तो फोकस उसी समय एकदम जब रहता है उतने देर पढ़ते हैं। अगर लगता है कि हाँ इधर उधर अब हो रहे हैं हम, तो बस छोड़ देते हैं।
आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? सबसे पहले तो डेफ़िनेटली अपने पेरेंट्स को, मम्मी-पापा को, क्योंकि वही लोग शुरू से लेकर आज तक गाइड करते आए हैं, पुश करते आए हैं कि कुछ करना है, कुछ करना है। और उसके बाद फिर टीचर्स, स्कूल वाले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हमें, सब्जेक्ट वाइज़ भी, और प्रिंसिपल हमारे, तो वो लोग भी बहुत हेल्प करते थे हमेशा से। ये लोग ही हैं जिनकी वजह से जो भी अचीव किया है अभी तक, उन्हीं की बदौलत किया है। मतलब टीचर्स आपके हर सब्जेक्ट में जो आपको जी, समझ में नहीं आता हमेशा था उसमें गाइड मदद किया है। करते थे। वेरी गुड। अच्छा, क्या आपने पहले कभी सोचा था कि आप जिले में टॉप करेंगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट हम तो जनरल पढ़ाई जैसे लोग हर कोई करता है वैसे ही हम भी कर रहे थे। पर हाँ, मेरे टीचर्स ही इनफैक्ट जब लास्ट पीटीएम होने वाला था तो इसी सेमेस्टर में, तो उन लोगों को जब पापा मिलने गए थे तब उन लोगों ने कहा था कि अगर इसका ट्रेंड ऐसे ही रहा तो हो सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेगी। उस समय भी हम लोगों ने बस ऐसे ही ले लिया था, हाँ बोल रहे होंगे क्या मतलब तो बोलते ही रहते हैं लोग कि हाँ पुश करने के लिए। तो लेकिन उस समय ये नहीं लगा था। एग्ज़ाम देने के बाद भी हमें लग रहा था कि इस बार तो नंबर मेरा कम आ जाएगा, क्योंकि कुछ-कुछ गलतियाँ हुई थी। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद तो फिर तो हाँ, वो आपने सिद्ध कर दिया कि हाँ ठीक है, हाँ। मुझे हल्के में मत लो। हाँ, ठीक है। आपकी सफलता में आपके माता-पिता ने आपका कैसे साथ दिया? सर, मेरी मम्मी ज़्यादा कहेंगे हम कि साथ देती हैं हमेशा, क्योंकि उनका भी सब्जेक्ट वही रहा है हमेशा। मतलब जब पहली बार हमने ये बताया था कि हमें यही सब्जेक्ट लेना है, आर्ट साइड से पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले वही खुश हुई थी, मतलब कि हाँ, मेरे सब्जेक्ट से ही अब आगे पढ़ोगी तुम भी। तो हमेशा वही पुश करती रही हैं, हमेशा वही गाइड करती रहती थी कि ऐसे करो, ऐसे करोगी तो ये चीज़ तुमको याद रहेगी, ये करोगी तो ये याद रहेगी। तो वो छोटे-छोटे टिप्स थे जो बीच-बीच में वो देती रहती थी, जिसकी वजह से मदद मिलती मम्मी थी। ने बताए थे वो टिप्स कैसे करोगी तो तुम्हें हाँ, याद हो हाँ, जाएगा। हाँ। वेरी गुड। और फादर तो ख़ैर हमेशा सपोर्ट करते ही भाई, थे। पापा का जो रोल होता है वो ज़िंदगी में छिपा हुआ होता है। हाँ, जब तक वो हैं तब तक वो पता नहीं चलेगा कि उन्होंने कितना काम किया है तुम्हारे पीछे। लेकिन असली मेहनत तो वही है, माँ-बाप की मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो उन्हीं की है कि जिन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया। और ऐसे माता-पिता को हम नमन करते हैं और बहुत साधुवाद है उनके लिए। आपको अपने गोल अचीव करने में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ सर, हमें यही लगता है कि वो सिर्फ़ अंदर ही छुपी होती हैं हमेशा। हाँ, हम ही नहीं, जो वो आज हम बाहर निकालना चाहते हैं ना कि हाँ, क्या है वो कठिनाई? वही किस प्रोक्रास्टिनेशन चीज़ जो से डर चीज़ है, लगता था? हाँ। क्या किस चीज़ को जान के घबराहट होती थी? किस सब्जेक्ट को देख के घबराहट होती थी? सब्जेक्ट तो देखिए सर, जब हम स्ट्रीम चुने थे तभी हम बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो इतने हमको बहुत पसंद थे। और इसमें अच्छा, से एक भी ऐसे नहीं थे जिनको हमें लगता था कि ये नहीं पढ़ने का मन है। कौन-कौन सब्जेक्ट था आपका? मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और एडिशनल सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर साइंस। और इसमें 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छा नंबर नहीं आता है। हाँ, कंप्यूटर साइंस मतलब मेरे स्कूल में खुद ही सिर्फ कुछ बच्चों ने, 10-15 बच्चों ने ही लिया था। लिया था। बाकी सब फाइन आर्ट्स लिए थे। फिर भी इतना अच्छा नंबर आया तो भाई काबिल तारीफ़ है और अच्छी बात है। हाँ, तो कठिनाइयों का सामना क्या-क्या किया आपने बताया? कठिनाइयों का बस यही है कि हम खुद से जब तक लड़ते हैं ना तो वही चीज़, या बाहर से हमें कोई कठिनाइयाँ कभी सामने नहीं आई। मतलब लोगों का होता है कि घर में सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर बाहर वालों की डर से लोग कुछ अलग करने का वो करते हैं। लेकिन इस मामले में हम बहुत लकी थे। घर से बहुत सपोर्ट मिला, हमेशा लोग कहते रहे कि तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। बस कठिनाइयों में यही था कि कभी-कभी खुद को पुश करना भी ज़रूरी होता है, तो वो कभी-कभी छूट जाता है कि नहीं अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मन नहीं करता था। हाँ, तो बस बस वही ये है मतलब कठिनाई। चलो बाद में कर लेंगे, हाँ, अभी नहीं हाँ, करेंगे, जब मूड होगा तब वही करेंगे। चलो, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है। यानी आप ये मानती हैं कि इस चीज़ को सुधारना चाहिए, ये एक हाँ, कमी है। वो एक कमी है हाँ, सुधारने की। ठीक है। सुधारिए इस चीज़ को।
कमी है और बड़ी कमी है ये। और अक्सर जो है जो बहुत ज़्यादा प्रतिभावान होते हैं उनमें ये कमियां होती हैं कि अरे यार ये तो कर लेंगे, बहुत समय बचा है। लेकिन पता चलता है कि धीरे धीरे समय निकल गया और जब लास्ट अटेम्प्ट आता है तब उसको करने के लिए भाग हो जाती है, तो उस समय नंबर और कंपटीशन अचीव कर पाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, ठीक है। आपने अपना एम पूरा करने के लिए पढ़ाई करने का क्या क्या तरीका अपनाया, यानी क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी आपने? सर मेरी कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ पढ़े एक बार और उसके बाद उसको छोड़ दिए। फिर कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे फिक्स ये कर लेते थे कि हाँ आज ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद अगले हफ्ते उसको दोबारा रिवाइज करते थे। कभी कभी चूँकि हमको लिखने का बहुत मतलब आदत है, लिखते हैं तो याद रहता है हमें। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जब साथ साथ में पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे, बाद में सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम उसे रिवाइज कर लिया। तो ऐसा फिक्स नहीं था, लेकिन हाँ मतलब हर जो पढ़ती थी उसको लिखती थी? लिखते रहते। तो साथ में लिखते थे तो ज़्यादा देर तक याद ज़्यादा रहता देर था। तक याद रहता था। और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा म्यूज़िक का बहुत पसंद है हमें, तो वो हमेशा कभी कभी उसको सुनते रहते थे और तब पढ़ते थे, तो वो ताल के म्यूजिक साथ के में साथ याद रह जाता पढ़ते है। रहते थे। हाँ। और पढ़ाई के अलावा टीवी देखना, मोबाइल चलाना, गेम खेलना, क्या क्या पसंद है? कितना समय देती थी आप इसमें? सर सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो बहुत पसंद है। एक गाना सुनना बता चुके, और दूसरा है कि ड्रामास देखते हैं, एशियन ड्रामास, वो पसंद है। ग्रामर? एशियन ड्रामास देखते हैं, अच्छा, फॉरेन। ड्रामास। हाँ। गाना सुनना और पुराने ड्रामा देखना। ड्रामा की मतलब वैसे पुराने जो सीरियल्स आते हैं वही, हाँ, पुराने सीरियल? तो वो फॉरेन के, यहाँ के नहीं। अच्छा, फॉरेन के हाँ। सीरियल। जैसे? जैसे कभी कभी चाइनीज़ देखते हैं, चाइनीज़ ड्रामा देखते हैं। हाँ, कभी और? कभी अमेरिकन देख लेते हैं, कभी अच्छा। कभी कोरियन जो आजकल बहुत चलता है वो देखते हैं। पढ़ाई के अलावा टीवी, मोबाइल, गेम इत्यादि में आप कितना समय देती हैं, या आपकी रुचि किस चीज़ों में? सर पढ़ाई के अलावा सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो ज़्यादा टाइम देते हैं इसमें। एक म्यूज़िक है, दूसरा ड्रामास कभी कभार देख लिए, सीरियल्स, तो फॉरेन के सीरियल्स, ज़्यादातर। वो भी हाँ, कैसे सीरियल? फॉरेन के सीरियल्स होते हैं, कभी कभार एजुकेशनल होते हैं, कभी कभी हाँ। ऐसे ही बस एंटरटेनमेंट के लिए। मोबाइल वगैरह नहीं चलाते? नहीं, कुछ नहीं। सोशल मीडिया का क्या है? नहीं सर, कोई अकाउंट नहीं है मेरा। कोई अकाउंट ही नहीं? नहीं, इसलिए नहीं कि मतलब नहीं बनाना है या पढ़ाई पे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, इसलिए ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह कुछ है नहीं। जितना टाइम है तो मम्मी के साथ घर पे, भाई के साथ, यही लोग के साथ जाता है। सोशल मीडिया वो नहीं, अकाउंट नहीं। वेरी गुड। हमें लगता है कि ये भी एक अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए कि इंट्रोवर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेकिन सा हाँ बाहर भी। बहुत सोशल नहीं है कि मतलब जाएंगे तो 10 लोगों के बीच में बैठ के, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे, बट हाँ ये भी नहीं है कि दिन भर घूमते रहेंगे लोगों के साथ, पार्टी ये सब नहीं कर। ऐसा नहीं। नहीं। अच्छा, पढ़ाई में कोचिंग का क्या महत्व है आपके जीवन में? सर कोचिंग तो बचपन से कभी कुछ नहीं किया है, कभी कुछ नहीं, सिर्फ सेल्फ मतलब स्टडी। कोचिंग या ट्यूशन आपने नहीं लिया अपनी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं, में? कभी नहीं लिया? कभी नहीं। जो भी पढ़ा है खुद से पढ़ा है, और टीचर्स ने जो गाइड किया है, बस उतना ही? बस उतना ही। यानी आप ये नहीं मानते हैं कि कोचिंग या ट्यूशन बच्चों को बेहतर बनाता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ज़रूरी नहीं है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पुश करना मतलब एकदम फ़ोर्स करना कि हाँ बैठो पढ़ने, तो उन लोगों के लिए कोचिंग एक अच्छा तरीका है जिससे वो अपना टाइम दे पाते हैं पढ़ाई के लिए। पर मेरा केस थोड़ा उल्टा है, हम प्रेशर पे इतना ध्यान नहीं देते, मतलब मेरा ये है कि हम जब तक रिलैक्स रहेंगे तभी पढ़ेंगे। तो कोचिंग में वो प्रेशर आ जाता है, तो वो हाँ, हमें पढ़ने का प्रेशर रहता है, वो नहीं लेना नहीं। चाहिए। वेरी गुड। और मैंने सुना है कि आपका एडमिशन विदेशों के 4 यूनिवर्सिटीज में होने की बात हो रही है। जी सर, क्या हो गया। कहानी है पूरी उसकी? सर 11th का एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम देने से कुछ समय पहले ऐसे ही बस फ़ोन ऐसे ही चला रहे थे, तो उस समय देखा मैंने कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, सेंटर मतलब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है उसका,
वो उसके कोचिंग के और ऐसे सब दिख रहे थे सब साइट पे। तो उसी को खोला ऐसे ही बस देखने के लिए कि क्या प्रोसेस होता है और एप्लीकेशन कैसे देते हैं। उस समय ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि फ़ॉरेन जाना है, ऐसा कुछ भी। तो हाँ, उस समय जब चेक किया तो फिर उसमें और डिटेल देखते-देखते अचानक से इंटरेस्ट उसमें जाग गया। तो फिर मम्मी-पापा को बताया कि ऐसा-ऐसा है कि मतलब हमको मन है कि फ़ॉरेन भी ट्राई करें, क्या पता निकल जाए। हाँ, हाँ। तो मम्मी-पापा ने बोला कि ठीक है ट्राई करो, क्या करना है, ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ नहीं। तो हम भी फिर तैयारी शुरू कर दिए, उसके बाद 2 बार एग्ज़ाम दिया, पूरे 1 साल 12th हमको लगता है आधा से ज़्यादा साल मेरा यही सब करने में चला गया। तो 2 बार एग्ज़ाम्स दिए मैंने, उसमें से पहली बार उतना अच्छा नंबर नहीं आया, पर हाँ, दूसरी बार अच्छा आया, उसके बाद फिर एप्लीकेशन प्रोसेस उसका स्टार्ट किया। वो एप्लीकेशन में फिर टीचर्स उनका बहुत हेल्प हुआ मेरा, जो मेरे सब्जेक्ट टीचर्स थे शादाब सर और आकाश सर, प्रिंसिपल सर और बद्री सर, ये लोग बहुत हेल्प किया इन लोगों ने। तो उसके बाद फिर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 4 कॉलेजेस में फाइनल एडमिशन हो गया। 4 कॉलेजेस में फाइनल एडमिशन हो जी, गया। हो गया। फिर उसके बाद फिर सबसे मेन प्रॉब्लम जो आई है वो फंड्स की है। तो क्या वो 50% अच्छा 50% स्कॉलरशिप उन लोगों ने दी है दी है। ऑलरेडी, लेकिन 50% हमें देनी है जो ऑलरेडी बहुत। कितना फंड था उसका? उसका टोटल 4 साल के सेमेस्टर का कॉस्ट था 2.5 सीआर। 2.5 करोड़। जी। अच्छा, और उसका 50% वो दे रहे हैं, यानी जी, 100 लाख जी। 100 करोड़ रुपए वो दे जी, रहा है, वो दे रहा है। और 100 करोड़ आपको अरेंज जी, करना है। तो उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं हम, नहीं और afford ना कर ही सकते। इंडिया में इतना लोन वगैरह का भी ऑप्शन नहीं है। नहीं है। तो इसलिए बैकआउट कर रहे हैं। यहाँ के अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर अच्छा, रहे हैं। किसी तरीके से संस्थाओं से संपर्क नहीं किया आपने जो आपको सपोर्ट करें सर आपके लिए? है तो बहुत, लेकिन ज़्यादातर वो खुद स्पॉन्सर करते हैं उनकी पढ़ाई को, या फिर जब जिनका उनसे खुद ही डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो वो, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, बैचलर्स के ग्रेजुएशन के लिए लिए नहीं? नहीं, उतने नहीं। यानी ये एक समस्या है आपके सामने। हाँ, ये फंड्स की, अगर फंड्स हो जाते तो आप उन कॉलेजों में एडमिशन ले सकती जी। थी। अच्छा, इसका कोई रास्ता इंडिया में नहीं है? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ नहीं। अच्छा। बड़ी गंभीर बात आपने बताई है कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे, प्रतिभावान बच्चे होंगे जो आगे चल के फंड्स की कमी की वजह से उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे जो जिसके वो हकदार हैं। और हमें लगता है कि देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और ऐसे बच्चों की तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। अच्छा, अब भविष्य में आपका क्या प्लान है? आप क्या करना चाहती हैं? सर स्ट्रीम ऐसा चुना है कि आधे से ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। बट हाँ, एक मेरा थोड़ा-सा है, हमेशा से प्रोफ़ेसर बनने का मन था। और यही एक बड़ी वजह थी कि हमें फ़ॉरेन जाने का था, कि वहाँ से पीएचडी करना एक अलग बात होती है। तो हाँ, मेरा आगे का प्लान अभी भी वही है, प्रोफ़ेसर ही बनना है। प्रोफेसर ही बनना। जी, तो यानी आपने अपना गोल सेट कर रखा है कि आपको आगे चल के प्रोफ़ेसर प्रोफेसर बनना बनना है। पीएचडी करनी है, किस चीज़ से पीएचडी, किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री, हिस्ट्री। किस चीज़ से पीएचडी जी। करनी है? गुड। अभी तक तो ये आपकी बात हो गई। अब हम आपके जूनियरों की बात करेंगे जी। जो अगले साल इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा देंगे, उसके बाद देंगे, और उनके लिए आप क्या संदेश है कि आप क्या मैसेज और सजेशन देना चाहेंगे उनको कि कैसे वो पढ़ाई करें और कैसे एग्ज़ाम दें ताकि कुछ अचीवमेंट, जैसे आपने गाजीपुर में पहला स्थान हासिल किया है, वैसे वो भी कर पाएँ? सर एक ही बात हमेशा हम यही बिलीव किया है, और चाहूँगी कि आगे भी लोग बिलीव करें, कि आपकी जो भी आप करते हैं वो ये सोच के मत करें कि लोग क्या सोचेंगे, या ये ना देखें कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप वो करिए। जैसे मेरे टाइम पे ये था कि जब हम स्ट्रीम्स चूज़ करने वाले थे 10th के बाद, तो बहुत लोग ये बोल रहे थे कि आप, मेरे फादर चूँकि मेडिकल लाइन में हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि बायो लेगी आपकी बेटी तो आर्ट साइड क्यों लेना है।
तो बस यही सजेशन देना है कि जो आपको करना है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, वो ज़रूर करिए। और पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ाई में ही करिए, आपके और भी पैशन्स हो सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो पढ़ाई से कनेक्टेड नहीं हैं। तो जो भी आपको लगता है कि आप जिसमें बेस्ट हैं अपने, वो दीजिए। बस तो यही। पूरे डिवोशन के साथ जी, कीजिए। बिल्कुल। चलिए, आप आई, आपने दर्शकों को मैसेज दिया, छोटे बच्चों को जो आगे पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं या अपने भविष्य में अच्छा करना चाहते हैं, उनको मैसेज दिया। बड़ा अच्छा लगा और आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द प्रोफेसर बने और फिर हम आपका इंटरव्यू लें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।